नमस्कार। मैं सरोज व्यास आपके साथ हिंदी भाषा शिक्षण में व्याकरण शिक्षण पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। और आज की इस व्याख्यान श्रृंखला में हम जो पूर्व का हमारा व्याख्यान है उससे आगे बढ़ते हुए, जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की थी कि व्याकरण शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी है, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जब विद्यार्थियों को कक्षा में व्याकरण शिक्षण कराया जाता है तो वो विधियां कौन कौन सी होती है, इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि विधियां कौन कौन सी है। भाषा संसर्ग विधि दूसरी विधि है, निगमन विधि और सिद्धांत विधि। और ये निगमन विधि और सिद्धांत विधि है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली है सूत्र विधि और दूसरी है पाठ्यपुस्तक विधि। फिर आगे आती है आगमन विधि, सहयोग विधि एवं समवाय विधि, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि। तो जब व्याकरण शिक्षण की हम चर्चा करेंगे तो हम मुख्य रूप से इन 5 विधियों पर बात करेंगे। भाषा संसर्ग विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, सहयोग एवं समवाय विधि और विश्लेषण और संश्लेषण विधि। सबसे पहले बात करते हैं भाषा संसर्ग विधि पर। कुछ शिक्षा शास्त्री व्याकरण की औपचारिक शिक्षा देने के पक्षधर नहीं है। उन्हें लगता है कि व्याकरण को औपचारिक रूप से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बालक जैसे जैसे स्वर, व्यंजन और वर्णमाला पढ़ेगा, वर्ण पढ़ेगा, वैसे वैसे स्वतः ही वो पढ़ेगा तो स्वतः ही सारी चीजें सीख जाएगा। और उनका मानना है कि व्याकरण की औपचारिक शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार मनुष्य शिष्ट, सभ्य तथा शिक्षित लोगों के संपर्क में रहते रहते स्वाभाविक रूप से भाषा सीख जाता है। बालक व्याकरण की औपचारिक शिक्षा के बिना ही लिंग, यानी क्या है लिंग, लिंग के साथ साथ स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, क्या है, वचन, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, काल, भूतकाल है, वर्तमान काल है या भविष्य काल है, क्रिया, कौन सी क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है, कौन सी क्रिया है, विशेषण आदि का सही प्रयोग कर लेते हैं। लॉर्ड मैकाले के अनुसार बालक उस भाषा को शीघ्र सीखता है जिसका व्याकरण उसने बाद में सीखा हो। ऐसा लॉर्ड मैकाले ने कहा है कि वह बालक जिसने पहले भाषा सीख ली हो, बाद में व्याकरण सीखी हो, वो भाषा को शीघ्रता से सीखता है। तो इस प्रकार से हालांकि ये विधि सरल प्रतीत होती है, परंतु इसमें बालक को शुद्ध उच्चारण एवं भाषा प्रयोग सीखने में अधिक समय लगता है तथा उच्चारण, शब्द रचना, वाक्य विन्यास आदि का भी सही ज्ञान नहीं हो पाता है। इस विधि को अव्याकृत विधि भी कहा जाता है। ये विधि प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, जहां विद्यार्थी अध्यापक के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण एवं शुद्ध शब्दावली विकसित करते हैं। हम बात कर रहे थे भाषा की संसर्ग विधि की। देखिए, संसर्ग साथ रहते रहते स्वतः ही जिस चीज को सीख जाए। मैं आपको इसको इस प्रकार से समझाती हूं कि बालक बालिकाएं जब घर में रहते हैं तो अपने माता पिता से, जैसे पूजा पाठ करना, गृह कार्य करना, पाक कला में निपुण होना, सिलाई करना, बुनाई करना, कढ़ाई करना, चित्रकारी करना, संगीत, नृत्य या फिर कुछ और बागवानी करना और कार्य है। संसर्ग विधि यानी संसर्ग, साथ रहते रहते वो सीख जाते हैं। ये कोई कुछ जो शिक्षा शास्त्री ये मानते हैं
कि व्याकरण की औपचारिक शिक्षा देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मनुष्य शिष्ट है, सभ्य है, और शिक्षित लोगों के संपर्क में रहेगा तो स्वतः ही सीख जाएगा। उसको अपने आप पता चल जाएगा कि ये कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा काल है, कौन सा विशेषण है, कौन सी विशेष्य है, या विलोम शब्द है क्या, या उपमा करी जा रही है क्या, वो सारी चीजें सीख जाएगा। और इसको मोहर किसने लगा दिया? लॉर्ड मैकाले साहब ने लगा दिया कि वो जो व्याकरणवाद में सीखता है वो बालक भाषा को शीघ्रता से सीखता है। मैं कदापि भी ये जो एक विचार है, इस विचार के बिल्कुल भी मैं प्रतिकूल मेरा विचार नहीं है, या मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो बाद में सीखते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है, या फिर उनको सिखाना, दूसरी तरीके से सिखाना बहुत आवश्यक है, ये मैं कदापि नहीं कहूँगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ हमने जो चर्चा करी है, और हमने ये चर्चा बाद में ये करी है कि ऐसे बालक जिन्हें हम औपचारिक व्याकरण की शिक्षा नहीं देते हैं, वो भाषा के उच्चारण में उनकी शुद्धता नहीं आती है, और उन बालकों को शब्द रचना, उच्चारण, वाक्य विन्यास आदि का भी सही ज्ञान नहीं होता। इसलिए कभी कभी इसको अव्याकृत विधि भी, व्याकरण क्या है? व्याकृत है, तो अव्याकरण विधि भी कह दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में तो सही है, जहाँ बालक को नहीं पता है, वो संसर्ग से सीख रहा है, उसको नहीं पता है कि संधि क्या है, समास क्या है, विलोम शब्द क्या है, समानार्थक अर्थ क्या है, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, या छंद क्या है, या वाक्य विन्यास क्या है, वाक्य रचना क्या है, ये सब उसे नहीं आता है, वो अनुकरण से सीखता चला जाता है। लेकिन उसकी शुद्ध शब्दावली भी नहीं आती। कैसे? जैसे मैं अभी उदाहरण पे आपको बता रही थी कि बालक बालिकाएं घर में रहकर अपने माता पिता, अभिभावकों, अड़ोस पड़ोस से, या फिर अपने मित्रों से, या समाज से, समुदाय से, संसर्ग से सीख जाते हैं, लेकिन उसमें वो निपुण नहीं होते। किसी भी कार्य को करने के लिए उसका प्रशिक्षण और मानकता होना बहुत जरूरी है। जब हम कभी कभी हम कहते हैं कि हलवाई ने बनाया है तो ये भोजन बहुत स्वादिष्ट है, मिष्ठान घर में महिलाएं भी बनाती हैं, लेकिन वो हलवाई जैसा नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वहाँ एक मानकता है कि कौन सी सामग्री कितनी लगेगी। ऐसे ही व्याकरण के जो नियम और सिद्धांत है, वो उनको क्या करता है? वो उनको एक अनुशासन में रखता है, और अनुशासन हमेशा शुद्धता लेकर के आते हैं। तो इसलिए संसर्ग विधि है, वो अव्याकृत विधि भी कहा जाता है, लेकिन इसका प्रयोग प्राथमिक कक्षाओं तब तो ठीक है, लेकिन उच्च कक्षाओं में इसका प्रयोग उतना उपयोगी नहीं लगता। अब बात करेंगे हम निगमन विधि की। इस परंपरागत विधि को सिद्धांत विधि भी कहते हैं। ये विधि नियम से प्रारंभ होकर उदाहरण की ओर बढ़ती है। निगमन विधि नियम से शुरू होकर के, ये जो है हमारी, इसको सिद्धांत विधि क्यों कहा गया है? क्योंकि नियम से प्रारंभ होती है और उदाहरण की ओर बढ़ती है। इस विधि में शिक्षक अपनी भाषा में विद्यार्थियों को नियम अथवा परिभाषा बताकर तथा उदाहरण देकर उनके सिद्धांत को स्पष्ट करता है। इस विधि में विद्यार्थी सिद्धांतों एवं परिभाषाओं को रटने पर जितना ध्यान देता है, उतना भाषा प्रयोग की शुद्धता पर नहीं देता। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही कहा, इसमें क्या होता है? पहले नियम उनको बता दिए जाते हैं और नियम के बाद उदाहरण दिया जाता है, तो विद्यार्थी उस नियम को याद करने में लगा रहता है। ये विधि शिक्षा के सामान्य सिद्धांतों जैसे ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात यानी जो जानते हैं, अज्ञात यानी जो नहीं जानकारी है, यानी जो हम जानते हैं उससे जो नहीं जानते हैं उसकी ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर आदि सिद्धांतों के विपरीत है। यानी इसमें ज्ञात से अज्ञात की तरफ नहीं है, मूर्त से अमूर्त की तरफ नहीं है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ नहीं है, अपितु ये उसके विपरीत है।
कैसे? क्योंकि हम तो नियम बता रहे हैं, हम सिद्धांत बता रहे हैं। सिद्धांत के बाद में बताएंगे क्या? उदाहरण बताएंगे। और उदाहरण क्या होते हैं? हमारे जीवन से जुड़े हुए होते हैं। तो पहले हमने नियम बताए और नियम के बाद में हमने वो बताए। तो हम कई बार क्या करते हैं, उन नियमों को रटने में लगे रहते हैं कि नहीं ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वो स्वाभाविकता उसमें समाप्त हो जाती है। यह परिभाषा से उदाहरण की ओर नियम का पालन करती है। जैसे कक्षा में विशेषण का ज्ञान देते समय अध्यापक पहले विद्यार्थियों को विशेषण की परिभाषा बताकर उसके बाद कुछ उदाहरण देकर उन्हें स्पष्ट करता है। इस विधि को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। कैसे विद्यार्थियों को विशेषण की, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये क्या हो गया? ये विशेषण की परिभाषा हो गई। उसके बाद में हमने संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। परिभाषा हमने बालकों को रटवा दी, विद्यार्थियों को रटवा दी। उसके बाद में हमने कहा राम एक बहुत ही होनहार बालक है। तो उसका होनहार जो है, राम की विशेषता क्या हो गई? राम क्या है? संज्ञा है। और उसकी विशेषता क्या हो गई? वो होनहार है। तो उसकी बजाय बस बालक के दिमाग में हमेशा घूमता रहेगा संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। और इसको दो भागों में हमने फिर विभाजित कर दिया। एक हो गया सूत्र विधि और दूसरा पाठ्य पुस्तक विधि। सूत्र विधि किसे कहते हैं? ये विधि प्राचीन विधियों में से एक है। इसमें व्याकरण के सिद्धांत एवं सूत्र तथा उनका उपयोग विद्यार्थियों को समझाया जाता है। बालक सूत्रों को पहले कंठस्थ कर लेते हैं और उसके आधार पर शब्द रूप, धातु रूप, वाक्य, भाव आदि का भेद करते हैं। ये विधि अज्ञात से ज्ञात और अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर कार्य करती है। अधिक कठिन होने के कारण प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है, अपितु इसका प्रयोग उच्चतर कक्षाओं में किया जाता है। सूत्र विधि यानी छंद वगैरह के सारे सूत्र याद करके उसके बाद में इसको किया जाता है। दूसरी है हमारी पाठ्य पुस्तक विधि। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं निगमन विधि की। व्याकरण शिक्षण की विधियों में हमने पहले बात करी थी संसर्ग विधि की, जिसको अव्याकृत विधि भी कहते हैं। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं निगमन विधि की, जिसे हमने निगमन विधि को कहा है कि हम इसको कई बार हम इसको सिद्धांत विधि भी कह देते हैं। और इसको भी दो भागों में विभाजित किया है, पहला सूत्र विधि और दूसरा पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि जो है वो व्याकरण की पुस्तक के आधार पर व्याकरण का अध्ययन कराते हैं। यानी व्याकरण के लिए एक निर्धारित पाठ्य पुस्तक होती है। शिक्षक पहले पुस्तक से नियमों की व्याख्या करता है, तदुपरांत विद्यार्थी उन नियमों एवं उदाहरणों को कंठस्थ कर लेते हैं। यह विधि माध्यमिक कक्षाओं में प्रयोग में लाई जाती है और इसे शिक्षार्थियों के सहयोग से पढ़ाना चाहिए तथा यह विधि कारगर हो सकती है। ये जो पाठ्य पुस्तक विधि है इसमें ये नहीं होना चाहिए कि हिंदी भाषा शिक्षण में जो व्याकरण शिक्षण कराने वाला अध्यापक या शिक्षक है वो उसे व्याख्यान विधि के माध्यम से पढ़ा रहा है, अपितु अगर पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग हो रहा है तो उसमें शिक्षार्थियों यानी शिक्षा ग्रहण करने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनका भी बराबर की भागीदारी उसमें होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरी विधि की बात करेंगे जो है हमारी आगमन विधि। इससे पहले हमने बात करी थी संसर्ग विधि की, फिर हमने बात करी निगमन विधि की। निगमन विधि भी दो विधियों में बटी हुई है, सूत्र विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। और अब तीसरी हमारी है आगमन विधि। इस विधि में विद्यार्थियों को उदाहरण देकर उनकी तर्क शक्ति एवं चिंतन का विकास किया जाता है। तर्क शक्ति, तार्किक जो हमारी क्षमता है, और चिंतन, सोचने समझने और उसको आत्मसात करने का जो है उसका विकास किया जाता है। उदाहरणों के द्वारा उनमें इतनी समझ विकसित हो जाती है कि वे स्वयं ही नियम को समझने लगते हैं। देखिए ये निगमन के बिल्कुल विपरीत हो गई। निगमन में क्या था? पहले आपने नियम समझाए और नियम के बाद में आपने उदाहरण दिए। आगमन में क्या हो गया? आगमन में पहले आपने उदाहरण दिए और उन उदाहरणों से
विद्यार्थियों में इतनी समझ विकसित हो गई कि वे नियमों को आसानी से समझने लगते हैं। ये विधि उन्हें उदाहरण से नियम की ओर ले जाती है। जब उदाहरणों की सहायता से नियम ज्ञात हो जाता है तो उस नियम को उदाहरण पर घटित करके ज्ञान की पुष्टि हो जाती है, जिससे उसका अधिगम व्यवहारिक, सार्थक, स्तर और स्थायी होता है। एक छोटे से यानी पहले कोई उदाहरण दे दिया और उदाहरण के बाद उसका नियम बता दिया गया, और फिर जब वो हो गया तो एक बार देख लिया कि वो नियम के अनुसार है या नहीं है। तो ये हमारी हुई आगमन विधि। और इसमें अधिगम जो है वो व्यवहारिक भी है, यानी सीखना जो है व्यवहारिक भी है, सार्थक भी है, स्थिर भी है और स्थायी भी होता है। ये विधि शिक्षण की अपेक्षा सीखने पर बल देती है। यानी शिक्षण पढ़ाया नहीं जा रहा आपको, रटाया नहीं जा रहा आपको, बताया नहीं जा रहा आपको, बल्कि आप उसे सीख रहे हैं। तो ये विधि शिक्षण की अपेक्षा सीखने पर अधिक बल देती है। इस विधि के संबंध में राइबर्न ने कहा है, अध्यापक व्याकरण शिक्षण के लिए आगमन विधि का ही प्रयोग करें। विभिन्न उदाहरणों को देकर बालक स्वयं ही नियम समझने लगेंगे। जिन परिभाषाओं का व्यवहार में कुछ भी मूल्य नहीं, उनको याद कराकर बालकों पर अधिक बोझ नहीं डालना चाहिए। यानी ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत, ऐसी परिभाषाएं याद करने के लिए, कंठस्थ करने के लिए बालकों को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए जिनका कोई बहुत ज्यादा जीवन में महत्व नहीं है, अपितु उन सिद्धांतों की बजाय व्यवहारिक रूप में उन्हें कैसे प्रयोग में लिया जाता है उस पर ज्यादा बल दिया जाना चाहिए। ऐसा राइबर्न महोदय कहते हैं व्याकरण शिक्षण के लिए। और उनका तो मानना है कि व्याकरण शिक्षण जो है वो आगमन निधि से ही पढ़ाई जानी चाहिए। इसलिए प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की ये सर्वोत्तम विधि है। फिर बात आती है सहयोग विधि की। सहयोग शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है, सहयोग विधि। इस विधि को समवाय विधि भी कहा जाता है। इसके अनुसार व्याकरण के नियमों की जानकारी किसी व्याकरण की पुस्तक के माध्यम से नहीं दी जाती, अपितु गद्य अध्यापन के समय ही प्रसंगानुकूलन व्याकरण से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट किया जाता है। इस विधि में शिक्षक को पाठ के समय यथा अवसर और यथा प्रसंग शिक्षार्थियों को व्याकरण के नियम एवं सिद्धांतों से अवगत कराया जाता है। सहयोग विधि यानी समवाय, इसमें क्या है कि इसमें नियमों की जानकारी की अपेक्षा क्या होता है, गद्य अध्यापन के समय प्रसंगानुकूलन व्याकरण से संबंधित, यानी गद्य का यदि हम अध्यापन करा रहे हैं, शिक्षण करा रहे हैं, तो प्रसंग के अनुकूल, जो भी प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग के अनुकूल व्याकरण के तथ्यों को स्पष्ट कर दिया जाता है। यानी कहाँ संज्ञा है, कहाँ सर्वनाम है, कहाँ विशेषण है, कहाँ विशेष्य है, ये कहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा, कहाँ पर अर्ध विराम लगेगा, कहाँ पर योजक चिन्ह लगेंगे, ये सारी चीजें विद्यार्थियों को समझा दी जाती है। इस विधि की विशेषता ये है कि इसमें सिद्धांत, परिभाषा एवं नियमों को रटवाने तथा अमूर्त रूप से उनके उदाहरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा पाठ पढ़ाते समय आए उदाहरणों को आधार बनाकर विद्यार्थियों के सहयोग एवं समन्वय से नियमों को निकलवाया जाता है तथा अन्य उदाहरणों के द्वारा उस नियम को स्पष्ट किया जाता है। इस प्रकार से यदि हम इसे समझना चाहें सहयोग विधि, समवाय विधि को, तो नियमों को बालक अधिक समय तक याद रख पाता है। इस विधि की उपयोगिता ये है कि इसमें व्याकरण के नियमों के उदाहरण अन्य स्थान से नहीं लेकर के पाठ्य पुस्तक से ही लिए जाते हैं। यानी उस पाठ्य पुस्तक से ही, अन्य स्थान से नहीं। मान लीजिए कि रामायण पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि हम महाभारत पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि संक्षिप्त कुछ हम रामायण पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि हम दीपावली पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए दशहरा पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए ईदगाह पढ़ा रहे हैं,
मान लीजिए बूढ़ी काकी पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हम जो है पंछी पाठ पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हम अरुणाचल प्रदेश पढ़ा रहे हैं, कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं। जब हम गद्य पढ़ा रहे हैं तो गद्य पढ़ाते समय ही मान लीजिए कि हमने कहा कि राम लखन दो सुंदर भाई, तो राम और लक्ष्मण की जो विशेषता थी वो क्या आ गया, सुंदरता आ गई। तो वहीं बता दिया जाता है कि ये संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो विशेषण है, और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या हो गए, वो विशेष्य हो गए। तो उसके साथ ही बता दिए जाते हैं। साथ ही साथ व्याकरण शिक्षा अलग कालांशों में नहीं देकर गद्य रचना आदि पढ़ाते हुए भी दे दी जाती है। व्याकरण की व्यवहारिक शिक्षा देने के लिए ये विधि उपयुक्त है, परंतु इससे व्याकरण की क्रमबद्ध शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में व्याकरण के नियम अनेक स्थान पर बिखरे हुए होते हैं। देखिए फिर वही बात आ गई कि मान लीजिए क्रमबद्धता से नहीं दी जाती। जब जैसे मान लीजिए कि कार्य करते हुए, कोई भी कार्य करते हुए, मान लीजिए कि आज घर में खीर बन रही है, तो आपने बता दिया कि खीर में उसकी खीर बन रही है। अब खीर में सामान्य रूप से यदि हम खीर का उदाहरण दें तो उसमें यह आ जाएगा कि दूध, चावल और चीनी, लेकिन उस खीर की विशेषता क्या हो जाएगी कि यदि हमने उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, केसर डाल दिया, इलायची डाल दी, कुछ और चीज़ें डाल दी, तो वो उसकी विशेषता हो जाएगी केसर वाली खीर। अब खीर की विशेषता हो गई, वो हमने कर दी। तो लेकिन हमने क्या किया, सीधे खीर बनाना, वो क्रमबद्धता में नहीं हुई। क्रमबद्धता में ये हुआ कि आप प्रारंभ से यदि किसी भी बालक और बालिका को पाक कला में निपुण करते हैं तो विधिवत उन्हें सबसे पहले जो वहाँ के रसोई में कार्य करने के जो नियम और सिद्धांत है, उसके बाद छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। लेकिन इसमें सीधे क्या कर दिया, हमने अज्ञात को ज्ञात में बदल दिया। तो इसलिए ये क्रमबद्धता इसमें नहीं होती है, जिससे विद्यार्थियों को उन नियमों का तार्किक एवं व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इस विधि की अन्य त्रुटि यह है कि इसमें विद्यार्थियों का ध्यान मूल पाठ से भटक सकता है। मान लीजिए कि आप पाठ पढ़ा रहे हैं, आप अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा रहे हैं और आप बता रहे हैं कि वहाँ अरुणाचल में सूर्य सबसे पहले सूर्य का उदय हो रहा है, और वहीं पे आपने सूर्य की मान लीजिए विशेषता, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य और बाकी सब समास और पता नहीं क्या क्या बताने लग गए, तो वो पीछे वो मूल पाठ छूट जाएगा और दूसरी जगह ध्यान भटक सकता है। और अब हम बात करेंगे, जब हम व्याकरण शिक्षण की बात कर रहे थे तो हमने 5 विधियों की बात करी थी, और सबसे पहले हमने कहा था कि सबसे पहले हमारी संसर्ग विधि है, जिसे संसर्ग विधि अव्याकृत विधि भी कहते हैं। उसके बाद में हमने बात करी निगमन विधि की, जिसे सिद्धांत विधि भी कहते हैं। निगमन के बाद में हमने बात करी आगमन विधि की। आगमन विधि के बाद में हमने बात करी सहयोग विधि की, जिसे समवाय विधि भी कहते हैं। और अब हम चर्चा कर रहे हैं विशेषण और संश्लेषण विधि की। इस विधि के अंतर्गत आगमन एवं निगमन दोनों विधियों का समन्वित रूप से प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम विद्यार्थियों के सम्मुख उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसका विश्लेषण करके उनका नियमीकरण कराया जाता है। यहाँ तक आगमन विधि का प्रयोग होता है। कैसे होता है आगमन और निगमन? विश्लेषण और संश्लेषण में दोनों समाहित है, आगमन भी है और निगमन भी है। कैसे कि सबसे पहले जब हम उनको उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और फिर उनका विश्लेषण करते हैं, के नियमीकरण कराते हैं, और फिर हम आगमन विधि का प्रयोग करते हैं, तो नियमीकरण के उपरांत नियम के पड़ताल करने के लिए कुछ पुनः उदाहरण दिए जाते हैं और नियमों का प्रयोग कराया जाता है। हमने जब पहले पढ़ा तो निगमन विधि में हमने क्या पढ़ा? निगमन विधि में हमने पहले पढ़ा कि पहले हम सिद्धांतों को, नियमों को बताएंगे, फिर उदाहरण बताएंगे। आगमन में क्या पढ़ा हमने? पहले उदाहरण देंगे और फिर नियम बताएंगे। विश्लेषण संश्लेषण में क्या हुआ? इन दोनों विधियों का हम प्रयोग करते हैं।
नियम से उदाहरण की ओर बढ़कर निगमन विधि का पालन किया जाता है। इससे विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं तथा रोचक तरीके से व्याकरण के नियम सीखते हैं। उपरोक्त वर्णित विधियों का अध्यापन में प्रयोग करने के लिए चयन करते समय अध्यापक को विद्यार्थियों के कक्षा एवं बौद्धिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा व्याकरण शिक्षण विद्यार्थियों के लिए नीरस, उबाऊ एवं बोझ मात्र बनकर रह जाएगा तथा व्याकरण शिक्षण के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। विधियों के अध्ययन के उपरांत ये स्पष्ट हो जाता है कि आगमन विधि मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक होने के कारण प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर श्रेष्ठ है। सहयोग विधि, विश्लेषण संश्लेषण विधि का प्रयोग माध्यमिक कक्षाओं के लिए और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण विधि का चयन का उत्तरदायित्व शिक्षक के पास होता है। उसे ये कार्य सावधानी से करना चाहिए जिससे विद्यार्थियों की व्याकरण अध्ययन में रुचि स्थापित हो सके और उनके अधिगम को स्थिर और स्थायी बना जा सके। और अब हम व्याकरण शिक्षण की जो ये विचार विमर्श, चर्चा और व्याख्यान है, इसमें हम अंत में बात करेंगे व्याकरण पाठ विकास की प्रक्रिया पर। कक्षा शिक्षण के सोपान क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण उप विषय के अनुसार किया जाता है। फिर आती है प्रस्तावना। उपयुक्त उदाहरणों पर आधारित प्रश्नों का उल्लेख किया जाता है। तदुपरांत आता है प्रस्तुतिकरण। शिक्षार्थियों के सहयोग से अध्याय और प्रकरण और इकाई तथा उप विषय के लिए अपेक्षित उदाहरणों का संग्रह किया जाता है। उसके बाद में विश्लेषण में उदाहरणों का विश्लेषण प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से किया जाता है। और फिर संश्लेषण में नियमीकरण तक पहुंचने के लिए शब्दों का सलिंश रूप प्रस्तुत करना और समानता के आधार पर सामान्यीकरण। फिर आता है नियमीकरण। नियमीकरण क्या होता है? उपयुक्त तुलना और व्याख्या के द्वारा विद्यार्थियों से नियम निष्कर्ष निकलवाना, यह नियमीकरण है। फिर हम प्रयोग और अभ्यास करवाते हैं जिनमें विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान के परीक्षण के रूप में नवीन परिस्थितियों में नियम का प्रयोग करना तथा नए उदाहरणों की खोज करना। और फिर मूल्यांकन। मूल्यांकन में विविध वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं? जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। वस्तुनिष्ठ सही गलत का उत्तर को चिन्हित करना, मिलान करना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना, ये सारे हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। और फिर आता है गृह कार्य। व्याकरण के नियम एवं उदाहरणों की समझ का प्रयोग करना। तो यदि आज हम इस व्याकरण शिक्षण में सारांश रूप में हम बात करें तो भाषा के शुद्ध एवं मानक अभिव्यक्ति के लिए व्याकरणिक नियमों की जानकारी आवश्यक है। भाषा की संरचना एवं सिद्धांत एवं नियम ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण नियमों के निर्माण करने के उपरांत भाषा की उत्पत्ति नहीं करता, अपितु भाषा का प्रयोगात्मक रूप से स्वीकार करते हुए उसी आधार पर सामान्यीकरण द्वारा नियम स्थापित करता है। ये भाषा का सहचर है। और इस प्रकार से ये जो हमारी आज की भाषा व्याकरण शिक्षण का जो अध्याय था, इसमें हमने व्याकरण पाठ के विकास की प्रक्रियाओं को भली प्रकार से समझा और इसमें पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, उदाहरण, तुलना, विश्लेषण, इन पर विस्तृत चर्चा करी। आशा करती हूँ, अपेक्षा करती हूँ कि आप इसे सीख पाए होंगे, अधिगम कर पाए होंगे और आप इसे आत्मसात कर पाए होंगे और आपके जो विचार है तार्किक क्षमता पे आप इनको समझ पाए होंगे। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।